जन लोकपाल बिल को लेके जनता के मन में काफी सारे सवाल हैं। आइए जानते हैं जन लोकपाल बिल क्या है। सबसे पहले तो अरविंद जी, काफी लोगों का मानना है कि जुडिशरी को लोकपाल बिल के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि जुडिशरी के बारे में एग्जैक्टली क्या प्रावधान जन लोकपाल बिल के अंदर हैं। ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जुडिशरी को उसके अंडर में लाया जाएगा, ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे पूरी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा। केवल इतना किया जा रहा है कि आज अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पहले देश के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी पड़ती है। एक्सपीरियंस ये दिखाता है अभी तक का कि जब जब चीफ जस्टिस से परमिशन मांगी गई और बहुत सबूत होने के बावजूद जब भी परमिशन मांगी गई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने परमिशन देने के लिए बहुत सारे केसेस में मना कर दिया। ऐसे केसेस हैं जैसे कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सेन गुप्ता हुए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत ही पुख्ता सबूत थे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पी चिदम्बरम साहब ने जस्टिस वेंकट चलैया से परमिशन मांगी। जस्टिस वेंकट चलैया उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जस्टिस वेंकट चलैया साहब बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे जज माने जाते हैं हमारे देश के। जस्टिस सेन गुप्ता के खिलाफ इतने सबूत थे कि जब जस्टिस सेन गुप्ता रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के अगले दिन ही उनके घर पे रेड पड़ी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इतने सबूत होने के बावजूद जस्टिस वेंकट चलैया ने जस्टिस सेन गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए परमिशन नहीं दी। और ऐसे ढेर सारे केसेस हैं जब बहुत ही ईमानदार जज, चीफ जस्टिस ने बहुत ही बेईमान जजेस के खिलाफ परमिशन देने से इनकार कर दिया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे मन में, हमारे देश की जुडिशरी के लिए बहुत इज्जत है। इस देश पे जब जब काले बादल मंडराए हैं तब तक हमारे देश के ईमानदार जजों ने बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट देके इस देश को बचाया है। लेकिन कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसी गलत मछलियों को चिन्हित करके उनको बाहर निकाला जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज का पूरा सिस्टम जो है वो भ्रष्ट जजेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऐसे में जब आप भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो क्या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बढ़ती है कि इंडिपेंडेंस घटती है? हम केवल जन लोकपाल बिल में यह कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परमिशन न दे, लोकपाल का 7 मेंबर बेंच, 7 मेंबर्स का बेंच जिसमें मेजॉरिटी जुडिशियल बैकग्राउंड के मेंबर्स की हो, ऐसा बेंच भ्रष्ट जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है कि नहीं करनी है इसकी परमिशन दे। केवल इतना चाह रहे हैं, बाकी और हम लोग कुछ नहीं चाह रहे। बाकी सारी भ्रांतियां पैदा की जा रही है पूरे देश भर में, मीडिया के अंदर। अब आप ही सब लोग बताइए कि कौन सा सिस्टम ज्यादा बेहतर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परमिशन दें या एक 7 मेंबर बेंच जो है वो परमिशन दे। अरविंद जी, दूसरा सवाल ये है कि अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ इतने सारे करप्शन के केसेस हैं। अब आप जजेस और जुडिशरी को भी उसमें डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एक अत्यधिक बोझ हो जाएगा लोकपाल पे और एक तरीके से काफी सारे कंप्लेंट्स आएंगे, तो उसको कैसे डील करेगा लोकपाल? देखिए, ये भी एक भ्रांति पैदा की जा रही है। अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो हमारे देश में सारे सुप्रीम कोर्ट के और सारे हाई कोर्ट के जजेस मिला के मुश्किल से 600-700 जजेस होंगे। एक चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, जिन्होंने कहा था कि हमारे देश में अपर जो हायर जुडिशरी में लगभग 20% लोग भ्रष्ट हैं। तो अगर ये फॉर्मूला लगाया जाए तो 100-125 के करीब कंप्लेंट्स आएंगी। ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि सारे भ्रष्ट जजों के खिलाफ एक साथ कंप्लेंट आ जाएंगी, लेकिन मान भी लें कि सारे भ्रष्ट जजों के खिलाफ एक साथ एक ही दिन में कंप्लेंट आ गई, तब भी 125-150 कंप्लेंट आएगी। अब 125-150 कंप्लेंट्स में तो पूरा लोकपाल जो है वो चरमराने वाला नहीं है। 125 कंप्लेंट्स तो कुछ भी नहीं होती हैं। तो ये भ्रांति पैदा की जा रही है कि अपर जुडिशरी के इसमें लाने से पूरा लोकपाल बैठ जाएगा, उसका बोझ बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अरविंद जी, कुछ जजेस का ये कहना है कि जुडिशरी बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया है, उसमें बहुत बारीकियां हैं, तो जजेस के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी करने के लिए जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि उन लोगों को वो इंट्रिकेसीज मालूम हो। इसमें आपका क्या कहना है? ये भी एक तरह से गलत वो है, क्योंकि अगर हम देखिए, रिश्वत लेने और रिश्वत देने
इसके अंदर तो कोई टेक्निकल मामला नहीं है। रिश्वत लेना गलत है, रिश्वत देना गलत है, इसके अंदर ऐसी निटिग्रिटीज़ को जानने की क्या बात है। अगर ये आर्ग्यूमेंट हम लोग एक्सेप्ट कर लें तो कल को इनकम टैक्स वाले कहेंगे जी इनकम टैक्स तो बड़ा टेक्निकल मामला है, इनकम टैक्स की करप्शन तो हम इनकम टैक्स वाले ही देख सकते हैं। कस्टम वाले कहेंगे जी कस्टम तो बड़ा टेक्निकल मामला है, कस्टम वालों की करप्शन तो कस्टम वाले ही देख सकते हैं। उस हिसाब से तो नेता ये कहेंगे कि जी नेताओं का तो मामला, एमपीज़ का तो मामला बड़ा टेक्निकल होता है, उनकी करप्शन तो नेता ही देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रिश्वतखोरी है, पाप है, अपराध है, और उसको सीधे सीधे एक एजेंसी, कोई भी एजेंसी हो, वो उसको डील कर सकती है। इस बात को मैं तो नहीं मानता, इस देश की जनता क्या मानती है उन्हें बताना पड़ेगा। अरविंद जी, लोकपाल की जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट को है। ऐसा होते हुए क्या आपको लगता है कि लोकपाल जजेस के खिलाफ ईमानदार जांच कर सकेंगे? और अगर ईमानदार जांच कर भी ली तो जजेस अपील जजेस के सामने ही करेंगे, तो इस भाईचारे में क्या न्याय हो पाएगा? आपके दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि लोकपाल के मेंबर्स के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार होता है तो वो शिकायत सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उठता है तो वो लोकपाल के पास आएगी। तो क्या इसमें सर्कुलैरिटी नहीं है? एक आपका प्रश्न ये है। मेरा ये मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पूरा का पूरा एज एन इंस्टीट्यूशन काम करेगा और लोकपाल पूरा का पूरा अगर एज एन इंस्टीट्यूशन काम करेगा और दो संस्थाओं के बीच का टकराव अगर होता है तब तो खतरा है। ये तो यही बात हो गई कि आज लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेचर है। तो अगर कोई एमपी के खिलाफ कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निगरानी रखने के लिए हमारी सब पार्लियामेंट है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस मिलके संसद के ऊपर अटैक करें या संसद सारी मिलके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक करे। तो अगर किसी लोकपाल के एक मेंबर के खिलाफ शिकायत होती है, वो शिकायत सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के पास जाएगी, एक बेंच के पास जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बनता है तो वो लोकपाल में आएगी। अब अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत का मामला लोकपाल में चल रहा है तो नेचुरली उस बेंच में वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बैठेगा जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला यहां चल रहा है, और दूसरे जज बैठेंगे। इस बात का ख्याल रखा जा सकता है। लेकिन ये होना बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है कि सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिल जाएंगे और एज एन इंस्टीट्यूशन बदले की भावना से वो लोकपाल के मेंबर्स के खिलाफ कोई झूठी इंक्वायरी चालू कर लेंगे। ऐसा होना एक रेयर है। दूसरा आपका ये प्रश्न है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू होती है तो उसका मामला भी ट्रायल कोर्ट में जाएगा। जांच के बाद मान लीजिए पाया जाता है कि जज ने गड़बड़ की तो उसका मामला भी ट्रायल कोर्ट में जाएगा। तो ट्रायल कोर्ट मेरे हिसाब से वो कर सकता है, क्योंकि एक बारी अगर जज के खिलाफ वो होती है बात, फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रह जाएगा, वो सारे देश की आंखों के अंदर वो एक खटकेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का ट्रायल कोर्ट में ही हम उस ट्रायल कोर्ट के अलावा कोई और इंस्टीट्यूशन खड़ा करें, ट्रायल तो ट्रायल कोर्ट में ही होगा, उसमें तो और कोई पॉसिबिलिटीज अभी नजर नहीं आती हैं। आपको लगता है कि न्यायपालिका को या जुडिशरी को अगर लोकपाल के तहत लाया जाएगा तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा? हम संविधान के किसी भी आर्टिकल से छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम संविधान के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे, हम संविधान के किसी भी प्रावधान के अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे। हम केवल इतना कह रहे हैं कि आज एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि एफआईआर दर्ज करने के लिए भ्रष्ट जज के खिलाफ परमिशन देता है, वो परमिशन अब एक 7 मेंबर बेंच दे लोकपाल की। ये जिक्र किसी कानून में नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी परमिशन देगा, ना तो ये संविधान में लिखा हुआ है ना ये कानून में लिखा हुआ है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जजमेंट अपने फेवर में पास किया था वीरास्वामी के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज करनी है तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कोई कानून तक नहीं है, तो ये गलत है। तो हम केवल उस गलती को सुधारने की बात कर रहे हैं, हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे। अरविंद जी, जुडिशरी को लोकपाल के तहत लाने के पश्चात में इम्पीचमेंट ऑफ जजेस के लिए क्या प्रावधान होगा? देखिए, इम्पीचमेंट वाले प्रोसेस को हम छू ही नहीं रहे हैं।
ये बहुत सारे लोगों के अंदर एक गलत फहमी है कि हम जजेस के इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं, जजेस के रिमूवल की बात कर रहे हैं। वो जो जजेस का इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, उनको हटाने का प्रोसेस है, वो संसद का प्रेरोगेटिव है, संसद के पास उसकी पावर है, हम उसको नहीं छू रहे। हम तो केवल और केवल इतना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो आज एक भ्रष्ट जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की पावर है उसके पास, वो पावर उनसे लेके 7 मेंबर बेंच को दे दी जाए। जो इंपीचमेंट आज होता है वैसे ही हो, संसद इंपीचमेंट करती है वो करती रहे, हम उसको छू ही नहीं रहे हैं। ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल भी आने वाला है, तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल और जन लोकपाल बिल में क्या कंपैटिबिलिटी है? देखिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल आने वाला है। जस्टिस जेएस वर्मा, जस्टिस वेंकट चलैया, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जब आएगा उसके अंदर जजेस के भ्रष्टाचार की बात की जाए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जो सरकार लेके आई है वो तो बहुत ही खतरनाक है, सारा देश उसके खिलाफ है। कुछ लोगों ने, इंक्लूडिंग जस्टिस जेएस वर्मा, जस्टिस वेंकट चलैया, इन सब लोगों ने मिलके कोई बिल बनाया है। बताया जा रहा है, अभी देखा नहीं है किसी ने, कि वो बहुत अच्छा बिल है, लेकिन उसको आने में अभी टाइम लगेगा। पहली बात, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात ये कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जजेस के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करता है, कि अगर किसी जज ने अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी, किसी जज ने बिना दोनों पार्टी को बुलाए किसी के खिलाफ जजमेंट पास कर दिया, जो कि भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, मोटे मोटे तौर पे प्रोसीजर्स का मामला है, इस किस्म के मामले हैं, अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का मामला है, वो मुद्दे जो है वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल करेगा, देखेगा। वो जजेस के भ्रष्टाचार को नहीं देखेगा। लेकिन मान लीजिए अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि उसके अंदर जजेस के भ्रष्टाचार को भी डाला जाए, तो क्या आज हम लोग 3 साल तक या 2 साल तक इस जजेस के भ्रष्टाचार की बात को पोस्टपोन कर दें? हमारा ये कहना है कि अभी जजेस के भ्रष्टाचार की बात उठ रही है, पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक आंदोलन छिड़ा, लोगों में गुस्सा पैदा हुआ, ये लोकपाल बिल की मांग बनी, तो अब जजेस के भ्रष्टाचार की बात भी इस कानून में डाल दी जाए। 2-3 साल में जब लोकपाल काम करने लगेगा, अगर वो ठीक से काम करता है तो जजेस के भ्रष्टाचार की बात इसी में रख ली जाए। अगर ये बात ठीक नहीं लगती तो 2 साल के बाद या 1.5-2 साल के बाद जब भी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल आएगा तो उसके अंदर इसकी बात के बारे में विचार किया जा सकता है खुले दिमाग से। लेकिन अभी जजेस के भ्रष्टाचार की बात को 2-3 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, ऐसा मुझे लगता है कि किसी को मंजूर नहीं होगा। लोकपाल बिल में तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, तो जजेस के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन होगी फिर तो वो नॉर्मल प्रोसीजर में ही आएगा। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल में तो फिर उनके रिमूवल का भी एक अलग पूरा प्रोसीजर जुड़ जाएगा। तो इसमें और उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए, कंपैटिबल होंगे, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो एज एविडेंस कैन बी यूज्ड, जो भी जुडिशियल कंप्लेंट्स कमीशन बनेगी उसमें। तो इसमें मुझे भी ये लगता है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, कि अगर ये तो केवल जांच करेगा, जांच करके एविडेंस कलेक्ट करेगा, उस एविडेंस को नेशनल जुडिशियल कमीशन अगर बनता है तो वो कमीशन उस जांच के जो एविडेंस और तथ्य हैं वो उसको एग्जामिन कर ले, और वो वाला जो कमीशन बनेगा वो तो इम्पीचमेंट के लिए, पार्लियामेंट के लिए वो इकट्ठा करेगा, तो वो उसको यूज कर सकता है। एग्जैक्टली कोई इनकम्पिटेबिलिटी की बात ही नहीं है। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता था कि जो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि ये बात आ रही थी कि लोकपाल अकाउंटेबल है सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट की जांच करेगी लोकपाल, तो उसमें अगर सब कुछ पारदर्शी तरीके से होए तो जो जनता का जो दबाव है उससे ऐसा तो हो नहीं सकेगा कि कुछ ये लोग गड़बड़ कर सकें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ओपन हियरिंग होती है, सारे लोग देखते हैं, लोकपाल में